कैसा देश है जो एक ही शहर में एक महीने में 30,000 सैनिकों को खो देता है और फिर भी इसे तरक्की कहता है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का पोख्रोव्स्क पर दबाव अब एक आक्रमण से कहीं अधिक खतरनाक हो गया है। शहर खंडहर में बदल चुका है, लोग जा चुके हैं, अब सिर्फ मौत और तबाही ही बाकी है। हमला जारी है, जैसे मलबे पर ज्यादा जाने फेंककर इसे जीत जैसा दिखाया जाए। यह है पोख्रोव्स्क, जो रूस के युद्ध में टूटी हर चीज का आईना बन गई है। यूक्रेनी रक्षक कम संख्या और हथियारों के बावजूद मोर्चा संभाले हैं, जबकि चर्च ढह रहे हैं और मोहल्ले मिसाइल हमलों में गायब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी हो रहा है जिसे क्रेमलिन दुनिया से छुपाना चाहता है। सुर्खियों और मौत के आंकड़ों के पीछे एक गहरा पतन आकार ले रहा है। इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह लड़ाई रूस का पीछा क्यों करती रहेगी जब लड़ाई खत्म हो जाएगी। चलिए इस तबाही में चलते हैं। इस समय पोख्रोव्स्क एक ऐसा शहर है जो विलुप्ति के कगार पर है। यहाँ की क्षितिज रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लगातार बमबारी से बिखर चुकी है। टूटी फूटी अपार्टमेंट इमारतों से धुआं उठ रहा है, जहाँ कभी हंसी और संगीत गूंजा करते थे। सड़कों पर सन्नाटा है, केवल दूर से तोपों की आवाज और ड्रोन की भनभनाहट आती है जो जीवन के संकेत खोज रही हैं। रूसी सेना ने शहर को घेर लिया है और हर दिशा से बढ़ रही है। वे नागरिकों के भेष में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में घुस रहे हैं ताकि अफरा तफरी फैला सकें। इस रिकॉर्डिंग के समय यूक्रेनी रक्षक अब भी बहादुरी से आखिरी कुछ ब्लॉकों को हिम्मत, सटीकता और तर्क से परे किसी चीज के साथ संभाले हुए हैं। यहाँ अब कोई नागरिक नहीं बचा है, सिर्फ सैनिक, मलबा और उस घर की गूंजें बची हैं जो कभी था। पोख्रोव्स्क घेराबंदी में है और धीरे धीरे नक्शे से मिट रहा है, ईंट और जिंदगी दोनों। इस शहर के महत्व को समझने के लिए आपको गोलाबारी से पहले देखना होगा। घेराबंदी से पहले पोख्रोव्स्क एक अनजान खनन शहर था, जिसे कड़ी मेहनत, कोयला और रेलवे से पहचाना जाता था। यह न आकर्षक था न राजनीतिक, लेकिन भूगोल में विडंबना की क्रूरता होती है। यह दोनेत्स्क ओब्लास्ट के केंद्र में है और सड़क, रेलवे से यूक्रेनी रक्षा नेटवर्क से जुड़ा है। पोख्रोव्स्क पर नियंत्रण से वे मुख्य रास्ते नियंत्रित होते हैं जो मिनारोड और पश्चिमी दोनेत्स्क की रक्षा पंक्तियों तक जाते हैं। इसकी स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है इस युद्ध में, यही इसे अमूल्य बनाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही दांव पर नहीं है। पोख्रोव्स्क अपने सड़कों, रेलवे और प्रतीकात्मक महत्व के लिए जाना जाता है। यह शहर तब भी नहीं झुका जब आसपास के इलाके ढह गए। यह याद दिलाता है कि यूक्रेन अब भी डटा है और मॉस्को के लिए यह विरोध व्यक्तिगत हो गया है। पोख्रोव्स्क सिर्फ जीतने नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण कुचलने की जगह है। अब यह मिशन सैन्य महत्व और गर्व का प्रतीक बन गया है, जो एक प्रतीक को चुप कराने के लिए है। इसी कारण रूस इसके लिए खून बहाने को तैयार है। यहाँ जीत एक ट्रॉफी, सुर्खी और डोनेट्स्क फ्रंट पर बहाए खून का औचित्य होगी। उन्हें जनता को दिखाने के लिए कुछ चाहिए कि युद्ध अब भी चल रहा है। यूक्रेन के लिए पोख्रोव्स्क खोना केवल सामरिक झटका नहीं होगा। इसका मतलब अपनी मातृभूमि का एक और हिस्सा रूसी तोपखाने में खोते देखना और देश पर एक और घाव होगा जिसने पहले ही बहुत कुछ खोया है। सरल शब्दों में, पोख्रोव्स्क महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्ध का प्रतिबिंब है। रूस उस जमीन के लिए लड़ता है जिसे वह खुद नष्ट करता है, जबकि यूक्रेन उसी विनाश में जीवन के लिए लड़ता है। दोनों ऐसी जंग में हैं जो अब रणनीति से आगे सहनशक्ति और मानवता की परीक्षा बन चुकी है। पोख्रोव्स्क वह जगह है जहां टकराव सबसे क्रूर होता है और हर मीटर जमीन की कीमत खून से चुकती है। शहर की घेराबंदी धीरे धीरे और चुपचाप शुरू हुई, जैसे रूस इसे कुचलने से पहले उसकी नब्ज देख रहा हो। यह जुलाई 2024 मध्य में पश्चिमी डोनेट्स्क ओब्लास्ट पर बड़े हमले का हिस्सा था। रूसी सेनाओं ने सबसे पहले आसपास के कस्बों को निशाना बनाया। हर एक बढ़त के साथ घेरा कसते गए। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, सभी ने इसे आते हुए देखा था। सवाल था कि आखिरी वार में पोख्रोव्स्क कितना टिकेगा। जब हमले हुए तो वे एक ही बार में जबरदस्त वार के रूप में नहीं आए, बल्कि धीरे धीरे लगातार दबाव के रूप में आए। रोज रूसी तोपों ने शहर के किनारों को बुरी तरह तोड़ दिया। अब वे लक्ष्य शायद ही बचे हैं। ड्रोन गिद्धों की तरह मंडराते रहे, तोपचियों को निर्देशांक भेजते रहे, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि गोला ट्रेंच पर गिरता है या अस्पताल पर। मकसद सटीकता नहीं बल्कि थकावट थी। पोख्रोव्स्क के लिए लड़ाई नहीं, उसे झुकाने के लिए दबाया जा रहा था। शहर के हर ब्लॉक में युद्ध जैसा माहौल था। 8 गुना कम संख्या में होने के बावजूद यूक्रेनी सैनिकों ने घरों, फैक्ट्रियों और स्कूलों की ऐसे रक्षा की जैसे वे किले हों। एक इमारत गिरने पर वे पीछे हटकर फिर मोर्चा संभाल लिए। यह लड़ाई अब व्यक्तिगत थी,
इसे जीते क्षेत्र नहीं बल्कि जिंदा बिताए घंटों से मापा गया। रूसी पैदल सेना बिना तालमेल या सुरक्षा के लगातार आगे बढ़ती रही। कई सैनिक दंडात्मक बटालियन या कम प्रशिक्षित रंगरूट थे जिन्हें मांस की चक्की युद्ध में भेजा गया था। इनमें रूस की 1435वीं और 1437वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट्स की तथाकथित संक्रमित इकाइयां थीं, जिनमें HIV, हेपेटाइटिस व अन्य बीमारियों से ग्रसित सैनिक थे। इनमें से कुछ बीमार लोगों को सिर्फ राइफल और मौत की सजा के साथ मोर्चे पर भेजा गया। यह दिखाता है कि मॉस्को अपने मानव संसाधनों को कितना तुच्छ समझता है। वे धुएं और मलबे के बीच आगे बढ़े, लेकिन स्नाइपर्स, बारूदी सुरंगों और अच्छी तरह से तैनात तोपखाने द्वारा मार गिराए गए। रक्षकों के लिए यह इंच की लड़ाई है। हमलावरों के लिए यह थकावट की जंग है जिसमें एक एक कर शरीर गिरते हैं। मानव लहर रणनीतियों का मकसद रक्षकों को तोड़ना था, पर वे खुद हमलावरों पर भारी पड़ी। यूक्रेनी बलों ने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। अपनी लाइनों को जीवित रखने के लिए यूनिट्स को घुमाया, जली हुई इमारतों के अंदर जाल बिछाए और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए भी किया। कई मामलों में रूसी दस्ते अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो गए। जो लोग पहुंच भी गए वे अक्सर बिना समर्थन के अकेले थे। हर मीटर आगे बढ़ने में सैकड़ों लोग गिरे। रात में शहर आग और फ्लेयर्स की रोशनी से नारंगी चमकता था। तोपखाना कभी नहीं रुका। जमीन इतनी बार हिली कि सैनिक खामोशी भूल गए। यूक्रेनी लड़ाके ड्रोन से बचने के लिए सुरंगों और तहखानों से गुजरते थे। कुछ यूनिटें तो कई दिनों तक जमीन के नीचे ही रहीं, सिर्फ लड़ाई के लिए ऊपर आती और फिर वापस लौट जाती। उनके ऊपर रूसी बम लगातार गिरते रहे, जो पहले से ही आधी तबाह हो चुकी इमारतों को पूरी तरह समतल कर रहे थे। रूस की हर बार आगे बढ़ने की कोशिश में और ज्यादा जाने जाती थी। रूस की उत्तर दक्षिण पिंसर मूवमेंट्स धीरे धीरे कसने लगी, पर उम्मीद से बहुत धीमी थी। बख्तरबंद वाहन मलबे में नहीं जा सकते थे, इसलिए पैदल सेना भेजी गई जो ऐसे शहरों में असुरक्षित होती है। पोखरोव्स्क मौत की भूल भुलैया बन गया है, जहां गिरी हुई दीवारें, उड़े हुए पुल, मलबे से भरी सड़कें और इतने गहरे गड्ढे हैं कि टैंक भी उसमें समा सकते हैं। 2025 मध्य तक नुकसान स्पष्ट दिखने लगा। रूसी कमान ने पूरी ब्रिगेडों को पोखरोव्स्क से बाहर घुमाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके नुकसान असहनीय हो गए थे। यूनिट्स हजारों सैनिकों के साथ जाती, सिर्फ 200 लौटती। मेडिकल स्टाफ के अनुसार घायल और मृतकों का अनुपात बाकमुत से भी खराब था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि सिर्फ साल के पहले 3 महीनों में ही रूस ने यहां अकेले 45,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। इसमें घायल या लापता सैनिक शामिल नहीं हैं। यह लगभग एक छोटे शहर जितने सैनिक हैं जो कुछ वर्ग किलोमीटर जली जमीन के लिए खो दिए गए। इसके बाद हालात और बिगड़े। अक्टूबर में रूसी नुकसान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 25,000 सैनिक हताहत हुए और रोज 1,000 से ज्यादा मौतें या घायल हुए, क्योंकि उन्होंने यहाँ 1,50,000 सैनिक भेजे। यह सब इसलिए जरूरी था क्योंकि भारी मुश्किलों के बावजूद यूक्रेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अनुशासन से लड़ाई की, दबाव बढ़ने पर पोजीशन बदली और रूस को हर इंच जमीन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। रक्षकों ने जो कुछ भी उनके पास था उसका पूरा इस्तेमाल किया। स्नाइपर्स टूटी सीढ़ियों में छिपे थे, छोटे ड्रोन ट्रेंचेस पर ग्रेनेड गिरा रहे थे, मलबे में जुगाड़ू जाल भी लगाए गए थे। रूसी कमांडर मॉस्को को प्रगति की रिपोर्ट भेजते रहे, जबकि पोखरोव्स्क में प्रगति केवल एक भ्रम थी जिसे वे आगे बढ़ना कहते थे। असल में वो वीरान चांद सी जमीन पर कदम रखना था जहां सिर्फ सन्नाटा था। घेराबंदी का सबसे बुरा हिस्सा सिर्फ लड़ाई नहीं था, बल्कि लड़ाइयों के बीच की खालीपन थी। कोई आम नागरिक नहीं बचा था जिसे बचाया जा सके, कोई पत्रकार नहीं था जो गवाही दे सके। बस दूर से गोलाबारी की आवाज और गोलियों की तड़तड़ाहट ही वक्त का पता देती थी। सैनिक जली गाड़ियों और टूटे संकेतों वाली सड़कों से गुजरते, जानते कि दुश्मन पास है पर दिखता नहीं। कुछ लोग इसे भूतिया शहर, कुछ नर्क कहते थे। सब मानते थे यहाँ जिंदगी सूख चुकी थी। यहाँ तक कि अब भी मोर्चा मीटर दर मीटर बदलता है, मील दर मील नहीं। रूस उन इलाकों पर नियंत्रण का दावा करता है जो कुछ ही घंटों में हाथ बदल लेते हैं। यूक्रेन तोपखाने और ड्रोन से हमला कर रसद लाइनों को काटता है और रूसी सैनिकों को रुकने व फिर से संगठित होने पर मजबूर करता है। घेराबंदी पीड़ा का चक्र बन गई है जिसे कोई पक्ष तोड़ना नहीं चाहता। रूस के लिए रुकना कमजोरी मानना होगा। यूक्रेन के लिए पीछे हटना केवल शहर छोड़ना नहीं, बल्कि विरोध का प्रतीक खोना भी है जो अब तेजी से फीका पड़ रहा है। हर घेराबंदी में एक समय आता है जब लड़ाई युद्ध नहीं विध्वंस लगती है। पोखरोव्स्क यह सीमा पहले ही पार कर चुका है। जो कभी एक शहर था वह अब डोनेट्स्क के मैदानों में एक खुला घाव बन गया है। ऊपर से देखने पर यह एक धूसर और काले रंग का धब्बा जैसा दिखता है। पूरा का पूरा इलाका धुएं और धूल में समा गया है।
जो सड़कें कभी स्कूलों और बाजारों तक जाती थीं, वे अब कहीं नहीं जाती। हर तरफ मलबा है। मुख्य अस्पताल जो आखिरी काम कर रही इमारतों में था, 1 हफ्ते में 2 बार निशाना बना और आखिर में वहां सिर्फ कंक्रीट, धूल और सन्नाटा रह गया। रेलवे स्टेशन जो कभी पोखरोव्स्क का दिल था, अब लोहे और टूटे कांच का ढांचा रह गया है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की जगह सिर्फ गोलियों के खोल हैं। प्रकृति भी गायब है। कुछ पेड़ जो बचे हैं वे काले बिना पत्तों के और छर्रों से चिरे हुए हैं। हवा में गीली कालिख व धातु की भारी गंध है जो सब पर चिपकी रहती है। सैनिक सांस लेते हैं तो धुएं का स्वाद महसूस होता है। जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें अब भी तोपों की गूंजती आवाज सुनाई देती है, जो कभी रुकती ही नहीं लगती। पूरे के पूरे ब्लॉक जहां कभी हजारों लोग रहते थे, अब पहचान में न आने वाले बंजर इलाकों में बदल गए हैं। आप नहीं बता सकते वहां घर कहां था, बस पता चलता है किसी की जिंदगी वहीं खत्म हुई। क्रेमलिन में एक जनरल नक्शे पर मेडल लगाकर इसे अच्छे दिन का काम कहता है। बुनियादी ढांचा ढहने से पोखरोव्स्क तर्क से परे हो गया है। यहाँ न बिजली, न पानी, न अस्पताल, न परिवहन है। सैन्य वाहन भी तबाही में फंस जाते हैं। काफिले गड्ढों वाली सड़कों पर धीरे चलते हैं। हर मोड़ पर टूटा पुल या बंद रास्ता मिलता है। जनरेटर अंधेरे में मशीनों जैसे गूंजते हैं जो कुछ उपकरण चालू रखते हैं। रात में सिर्फ फ्लेयर्स की हल्की झिलमिलाहट और दूर आग की डरावनी चमक दिखती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आखिरी नागरिकों के निकलने से पहले पोखरोव्स्क करीब 60,000 लोगों का घर था। एक समय जीवंत शहर अब खाली है। उससे जबरन सारी इंसानी पहचान छीन ली गई। परिवार जरूरी सामान लेकर भाग गए। घर पीछे छूटे और गोलाबारी में तबाह हो गए। पालतू जानवर और बच्चों के जले खिलौने मलबे में बिखरे हैं। जीवन की आवाज खो गई। उसकी जगह युद्ध की लय आ गई। जो लोग कभी वहां रहते थे, उनके लिए लौटने का ख्याल भी अब अकल्पनीय लगता है। अगर कल लड़ाई बंद भी हो जाए, लौटने को कुछ नहीं बचेगा। स्कूल, अस्पताल, बिजली घर और पानी की व्यवस्था खत्म हो गई है। वे भी खत्म हो गए हैं। ऐसी एक शहर को फिर से बसाने की लागत अरबों में जाएगी, और वो तो सिर्फ सामग्री की लागत है। सीमेंट डाल सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, पर हर इमारत से खोई यादें कैसे लौटाएंगे? आप आत्मा को कैसे फिर से बना सकते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, आप नहीं बना सकते। आप नक्शा फिर से बनाते हैं और दिखावा करते हैं कि पुराना पोखरोव्स्क कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ नुकसान बुनियादी ढांचे से भी गहरे होते हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक नुकसान भी होता है जिसे आंकड़े नहीं माप सकते। पोखरोव्स्क के कई 100 साल पुराने चर्च अब छत और गुंबदों के बिना खड़े हैं। कभी कहानियां सुनाने वाले भित्तिचित्र अब कालिख और गोलियों के छेदों से भर गए हैं। ऐतिहासिक अभिलेखागार, पुस्तकालय और स्थानीय संग्रहालय जो क्षेत्र की पहचान थे, अब नष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि शहर का क्लॉक टावर जो दशकों तक सोवियत नियंत्रण और स्वतंत्रता के दौर में भी बचा रहा था, आखिरकार देर वसंत में एक मिसाइल हमले में गिर गया। जिस पल वह गिरा, पुराने पोखरोव्स्क का आखिरी हिस्सा भी उसके साथ गायब हो गया। अब यहाँ लड़ने वाले सैनिक ही इस शहर के एकमात्र निवासी हैं। वे इन खंडहरों में रहते हैं। कुछ लोग गिरे अपार्टमेंट्स में शरण लेते हैं और जली फर्नीचर के पास सोते हैं। कुछ लोग उन्हीं तहखानों में जाते हैं जहां छापों के समय परिवार छुपते थे। हर कमरा वही कहानी दोहराता है। कभी किसी ने इस जगह को घर बना लिया था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। पोखरोव्स्क में जो बचा है उसे शहर कहना भी मुश्किल है। फिर भी लड़ाई जारी है। रूस लगातार और सैनिक भेजकर पहले से नष्ट चीजों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करता जा रहा है। अब यह रणनीतिक नहीं रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि यह पवित्र है। अब पोखरोव्स्क सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं, बल्कि खून से बनी रेखा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। रूसी सेना ने इसे लाशों की एक कन्वेयर बेल्ट में बदल दिया है। ताजा भर्ती देश भर से आए हैं। कुछ को कम प्रशिक्षण मिला है और कुछ जेलों या दंड इकाइयों से लाए गए हैं। उन्हें राइफलें दी जाती हैं, बताया जाता है कहाँ जाना है, और फिर उन्हें उन्हीं सड़कों पर भेज दिया जाता है जिन्होंने पिछली लहर को निगल लिया था। इनमें से ज्यादातर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। यूक्रेनी ड्रोन उन्हें तभी देख लेते हैं जब वे अभी छुपने की जगह तक भी नहीं पहुंच पाते। ड्रोन जहां से शुरू करते हैं वहां से तो खाना उसे खत्म कर देता है। जब वे गिरते हैं तो अन्य लोग उनके ऊपर से गुजरते हैं और चलते रहते हैं जब तक वे भी नहीं चले जाते। इसे और भी भयावह बना देता है यह देखना कि आदेश देने वालों के लिए यह हकीकत कितनी कम मायने रखती है। क्रेमलिन अधिकारी मनोबल और गति की बातें करते हैं, जबकि पोखरोव्स्क में सैनिक गड्ढों में सोते हैं और गिरे हुए छतों के नीचे खून बहाते हैं। रोटेशन शेड्यूल अव्यवस्थित है।
वे यूनिटें जिन्हें पहले हटा देना था अब भी लड़ रही हैं और उनके साथ ऐसे नए सैनिक हैं जिन्हें कमांडरों के नाम भी नहीं पता। थकावट हर चीज पर छाई हुई है। सैनिक भूतों की तरह चलते हैं, सिर्फ अपने अनुभव और डर के सहारे। कुछ लोग मिशन की परवाह करना ही छोड़ देते हैं जब जिंदा रहना ही एकमात्र रणनीति बन जाता है, और जब जिंदा रहना ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो अनुशासन टूटने लगता है। रेडियो संदेशों में बगावत, आगे बढ़ने से इनकार और अफसरों को उनके ही सैनिकों द्वारा मारने की बातें सामने आईं जब उन्हें आत्मघाती हमले के लिए मजबूर किया गया। अफवाहें सच हैं या नहीं ये मायने नहीं रखता, बल्कि उनका होना अहम है। वे रूस की सेना में फैली हताशा दिखाती हैं, जहां कई नाकाम हमलों के बाद कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं बचता। फिर भी क्रेमलिन ने कहा ये नुकसान सहनीय है। वे शहीदों को ऐसे मकसद के लिए शहीद कहते हैं जिसे अब कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। राज्य मीडिया हर एक प्रगति को ऐसे मनाता है जैसे वह कोई बड़ा मोड़ हो, लेकिन वे बड़ी सावधानी से उस सीधी सच्चाई से बचते हैं। रूस जले हुए मैदान के बदले अपने लोगों की कुर्बानी दे रहा है। यह एक ऐसी अंधता है जो क्रूरता की हद तक पहुंच जाती है। जनरल मृतकों को सिर्फ आंकड़ों में देखते हैं। राजनेता इन्हें दृढ़ संकल्प का सबूत मानते हैं, लेकिन जमीन पर हर आंकड़ा एक चेहरा होता है। कुछ मीटर जमीन के लिए एक जिंदगी खत्म हो जाती है। रूसी मेडिकल कर्मचारी ऐसे दृश्य बताते हैं जो समझ से बाहर हैं। फील्ड अस्पताल घायल सैनिकों से भरे हैं जिनके अंग कटे हैं और वर्दियां खून व धूल में सनी हैं। सामग्री की इतनी कमी है कि कुछ का इलाज बिना बेहोशी की दवा के होता है और कई लोग वापसी में नहीं बचते। कमांड की श्रृंखला उन्हें जल्दी दफना देती है और उनकी मौतों को लापता बताती है। झटका कम करने के लिए परिवारों को घर पर पत्र और पदक मिलते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं मिलती। मनोबल इतनी बुरी तरह गिरने पर हैरानी नहीं। रूसी सेना की अजेयता का मिथक अब पोखरोव्स्क के धुएं में गायब हो गया है। नए सैनिक भगोड़े बनने की बातें करते हैं। अनुभवी सैनिक दीवारों को खाली नजरों से घूरते हैं और समझ नहीं पाते कि वे अब भी क्यों हैं। जिस गौरव के वादे ने उन्हें लड़ाया, अब उसकी जगह डर ने ले ली है। अब उन्हें नहीं लगता कि वे जीत रहे हैं, वे सिर्फ किसी और से बदले जाने तक जी रहे हैं। फिर भी मशीन चलती रहती है। हर एक यूनिट के टूटने पर एक और आ जाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो इनकार और प्रचार पर पलता है और पूरी रूसी पुरुषों की पीढ़ी को विनाश की ओर ले जा रहा है। पोखरोव्स्क उस पागलपन का प्रतीक है जहां रणनीति बलिदान के सामने हार गई है। यह अब युद्ध नहीं है, यह विजय के नाम पर खुद को नष्ट करना है। फिर भी वे आते हैं क्योंकि मॉस्को मानता है कि पोखरोव्स्क पर कब्जा मायने रखता है और दुनिया इसे जीत मानेगी, न कि त्रासदी। लेकिन अगर रूस उस मलबे पर अपना झंडा भी गाड़ देता है तो वह कैसी जीत होगी। उन्हें एक शहर की लाश और उन लोगों की आत्माएं विरासत में मिलेंगी जिन्हें पाने के लिए उन्होंने दफनाया था। इसकी कीमत इतनी भयानक है कि जीत भी हार जैसी लगती है। यूक्रेन ने भी बेशक इसकी भारी कीमत चुकाई है। रक्षकों ने 2025 की शुरुआत से डोनेट्स्क की लड़ाई में करीब 10,000 सैनिक गंवाए, जिनमें से लगभग 5,000 पोखरोव्स्क से जुड़े हैं। यूनिट्स बदलती रहती हैं। घायल मेडिक्स छर्रों और ड्रोन हमलों से बेहद थक चुके हैं, जहां गलती की जगह नहीं है। लेकिन ये संख्या रूस के भारी नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा है। मॉस्को ने इस साल सिर्फ डोनेट्स्क में ही लाखों सैनिक गंवा दिए हैं। उनके मुकाबले ये तो बहुत ही कम है। यूक्रेन के नुकसान दर्दनाक हैं, हिम्मत मांगते हैं, पर वे रूसी की तरह मोर्चा नहीं तोड़ते। और फिर भी किसी तरह पोखरोव्स्क अब तक नहीं गिरा है। धुएं और गोलाबारी के बीच वहां जिंदगी की झलकियां खत्म नहीं होती। गिरी इमारतों के तहखानों में यूक्रेनी सैनिक घायलों की मरहम पट्टी करते, हथियार भरते और अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। वो मुमकिन नहीं होना चाहिए था। उनकी दुनिया मलबे और धूल में सिमट गई है, फिर भी वे शांत गुस्से के साथ मोर्चा संभाले हैं। कुछ लोग कई दिनों से बिना सोए, हफ्तों से बिना सूरज देखे भी लगातार लड़ रहे हैं। यह शहर या इसका जो भी बचा है एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसे छोड़ना मुश्किल है। जब आप उन्हें देखते हैं तो आप सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि उस शहर की आखिरी धड़कन देखते हैं जो हार मानने से इनकार करता है। यहाँ कोई चमक धमक नहीं है, न ही कोई नाटकीय भाषण, बस नुकसान और वफादारी से बनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। वे एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो कभी इन सड़कों को भरते थे। उस विचार के लिए लड़ते हैं कि यूक्रेन अब भी गर्व से खड़ा रह सकता है, भले ही उनके पैरों के नीचे की जमीन छिन गई हो। उनके रेडियो में छोटी शांत आदेशों की आवाज गूंजती है। उनकी हरकतें तेज, अभ्यास की हुई और स्वचालित हैं। हर जवाबी हमला, हर घात, हर ड्रोन हमला जो वे इन खंडहरों में करते हैं, एक बयान जैसा महसूस होता है।
पोखरोस्क घिरा हुआ हो सकता है, लेकिन यह टूटा नहीं है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा करता है तो वे इसे अपनी जीत कहेंगे। जब मैं शोध कर रहा था वे काफी करीब थे। वे इसे राज्य मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में दिखाएंगे, जैसे कि शहर पर कब्जा करना वहां हुई हर चीज को सही ठहराता हो। क्रेमलिन उन सड़कों को उजागर करेगा जिन पर कब्जा किया गया, उन इमारतों को दिखाएगा जिन्हें सुरक्षित किया गया, और उन रणनीतिक स्थानों को बताएगा जिन्हें हासिल किया गया। वे प्रगति, गति और उन सैनिकों की बात करेंगे जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। लेकिन जो करीब से देखता है वह कहानी और हकीकत का फर्क देख सकता है। जमीन पर मौजूद सैनिक बेहद थक चुके हैं। यूनिट्स बिखर गई हैं। टैंक तोपें इतनी तेजी से नष्ट हो रही हैं कि बदली नहीं जा सकती। वे दावा करते हैं कि जीत जली हुई धरती और खून पर बनी है, एक ऐसी जीत जिसकी कीमत ने इस शब्द को ही अर्थहीन बना दिया है। यूक्रेन एक अलग कहानी बताता है। उनके लिए पोखरोस्क जीत के बारे में नहीं बल्कि विरोध के बारे में है। अगर पोखरोस्क गिर भी जाए ये सिर्फ हार नहीं होगी। 1 साल से भी ज्यादा समय तक शहर को अपने कब्जे में रखना विरोध का प्रतीक है, असंभव हालात में इंसानी हिम्मत का प्रतीक है। सैनिकों ने शान के लिए नहीं बल्कि हार मानना असंभव होने के कारण लड़ा। हर ड्रोन हमला जिसने रूसी बढ़त को धीमा किया, हर घात जो गिरे हुए सीढ़ियों में लगाया गया, हर 1 घंटा जो जिया गया, यही असली जीत का पैमाना है। वह जिद दूर तक जाएगी। पोखरोव्स्क की यह जिद आने वाली लड़ाइयों और सैनिकों की फुसफुसाहटों में गूंजेगी, जो मोर्चा संभालने के संघर्ष को याद रखेंगे। यह उन दूसरे शहरों की दीवारों पर भी उकेरा जाएगा जो हार मानने से इनकार करते हैं, एक हुंकार के रूप में। यह दिखाएगा कि सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते, कि जज्बा ताकत से भी ज्यादा टिकाऊ हो सकता है, कि हिम्मत जो मायूसी और मकसद से तेज होती है सबसे बेरहम मशीन को भी रोक सकती है। रूस शायद नक्शे बदल सकता है, लेकिन हर कब्जे की इमारत के साथ अपनी सेना का एक और हिस्सा खो देता है। हर मील आगे बढ़ने के लिए उसे जितने आदमी, जितना लोहा और जितना समय खर्च करना पड़ता है वह उससे कहीं ज्यादा है जितना वह झेल सकता है। पोखरोव्स्क इस बात का सबूत है कि मॉस्को की तरक्की उसकी अपनी बर्बादी की कीमत पर होती है। पोखरोव्स्क लोगों की यादों से कभी नहीं मिटेगा। यह उन सैनिकों और परिवारों के साथ जिंदा रहेगा जिन्हें मजबूरन सड़कों पर रहना पड़ा। बाकी दुनिया के लिए पोखरोव्स्क एक चेतावनी और प्रतीक बनेगा। यह चेतावनी है कि रूस अपने जुनून को पूरा करने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है, और यह प्रतीक है कि यूक्रेन ने आजाद रहने के लिए क्या क्या सहा। पोखरोव्स्क सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि इस युद्ध की सीमाओं का आईना है। यह बताता है कि जब रणनीति की जगह बलिदान और मकसद की जगह प्रचार आ जाता है तो क्या होता है। रूस के लिए इसे एक खोखली जीत के रूप में याद किया जाएगा। यूक्रेन के लिए यह इस बात का सबूत है कि अकल्पनीय दबाव में भी गरिमा और प्रतिरोध अब भी संभव है। यह दिखाता है कि मानव संकल्प सबसे बड़ी चुनौतियों से भी अधिक टिक सकता है। शहर गिर सकता है, खंडहर एक दिन फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यादें हमेशा बनी रहेंगी। रूस जमीन ले सकता है, लेकिन वह उस जज्बे को नहीं ले सकता जिसने उसकी रक्षा की थी। वह जज्बा हमेशा कायम रहेगा। इसी में पोखरोव्स्क ने मलबे में गाड़े झंडों से बड़ी जीत हासिल की है। आपने शायद नोटिस किया होगा, हम आपको इस युद्ध के मोर्चे की असल स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब या तो वीडियो डिमोनेटाइज या ब्लॉक कर देता है। सच दिखाने पर भी हमारे वीडियो हटा दिए गए हैं। कोई प्रोपेगेंडा या फर्जी क्लिप्स नहीं, सिर्फ असली पूर्व सैनिकों द्वारा जांचा गया प्रमाणित फुटेज। मुख्य धारा मीडिया पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन रूसी मिसाइलों का यूक्रेनी शहरों पर असल असर नहीं दिखाती। इसीलिए मैंने बिजनेस बेसिक्स बनाया, जो हमारा यूट्यूब से स्वतंत्र और सेंसरशिप से मुक्त प्लेटफॉर्म है। यही वो जगह है जहां हम फ्रंटलाइन क्लिप्स, अनुभवी लोगों का गहरा विश्लेषण और ऐसी रिपोर्ट्स साझा करते हैं जो आपको कभी मुख्यधारा की खबरों में देखने को नहीं मिलेंगी। यह क्लिक या व्यूज नहीं, सच दर्ज करने की बात है, इससे पहले कि वह एल्गोरिदम और राजनीति में खो जाए। और यही एकमात्र वजह है कि हम इस वेबसाइट को चला पा रहे हैं। आप, हमारे प्रशंसक, दर्शक, वे लोग जो सच में परवाह करते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास कोई प्रायोजक नहीं है, हमारे पीछे कोई कॉरपोरेशन नहीं है, बस आपका समर्थन है। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करते हैं और सच देखना चाहते हैं तो अभी basicsinsider.com जाएं। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, सच के लिए भी लड़ा जा रहा है।